महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा देश की नज़र है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर और उपचुनाव में 9 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं। अखिलेश यादव ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और इसके साथ ये क्लियर हो गया है कि 9 में 7 तो समाजवादी पार्टी लड़ी रही है। खबर ये है कि 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी देने को तैयार हो गई है। तो क्या कांग्रेस इसको लेकर तैयार होगी, मानेगी? ये अपने आप में एक दिलचस्प खबर है। और जो 2 सीटें देने को तैयार है, खैर और गाजियाबाद, वहाँ पर अगर आप कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। लंबे समय से वो सीटें कांग्रेस ने नहीं जीती हैं, तो उस पर विस्तार से बात करेंगे। और हरियाणा के बाद जाहिर सी बात है कांग्रेस थोड़ा बैकफुट पे है और समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर खेल रही है। और कहाँ तो कांग्रेस पार्टी सोच रही थी कि 5 सीटों पर हम लड़ेंगे, 10 में से 9 पर चुनाव घोषित हुआ है और उसमें 2 सीटें उसके हाथ आती नजर आ रही है। तो इस पर विस्तार से बात करेंगे कि किसका असर महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, यूपी में क्या होने वाला है। बात करने के लिए मेरे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी कुबूल जी। कुबूल जी, कांग्रेस चाहती थी कि जो 10 चुनाव होने हैं, 10 उपचुनाव होने हैं, उनमें 5 उनको मिल जाए और 5 सीटें थीं गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, मीरापुर, मंझवा, पर ऐसा नहीं हो सका। इस बीच हरियाणा के नतीजे भी आ गए जहां कांग्रेस और बैकफुट पर चलेगी। उसके पहले एग्रेसिव दिख रही थी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से, लगातार यूपी हो, देश हो, हर जगह एग्रेसिव दिख रही थी, मगर थोड़ा बैकफुट पे है और अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 7 पर तो उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिए, तो अब तो कुछ गुंजाइश बाकी नहीं है। 2 सीटें बची हैं, गाजियाबाद, खैर, और वो दे दी गई हैं। तो क्या लगता है कांग्रेस तैयार होगी इसको लेकर? ये बात तो सच है कि ये जिस तरह से अखिलेश यादव ने आखिरी टाइम पे हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद से जिस तरह से उन्होंने दांव चलना शुरू किया, पहले कांग्रेस को विश्वास में लिए बगैर 6 कैंडिडेट घोषित कर दिए, फिर उसके बाद कल फिर 1 कैंडिडेट घोषित कर दिए। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस लगातार बात कर रही थी और ख़ास तौर से जो पहली बार घोषित किया उसमें भी मंझवा और फूलपुर सीट पे कांग्रेस दावादारी कर रही थी। कांग्रेस का जो वो था, क्लेम था कि ऐसा है कि ये 5 सीटें वो सीटें हैं जहां पे समाजवादी पार्टी के 2022 में विधायक नहीं बन सके। तो जिस पे सपा के विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी लड़ रहे, जिस पे अपोजिशन के विधायक हैं उस पे हम लड़ रहे। तो उसके बहाने ये था कि मिल्कीपुर, फूलपुर, मंझवा जैसी सीटें हैं जो कि जहाँ पे थोड़ा सा गठबंधन के पक्ष में माहौल बन सकता था, जहाँ पे थोड़ा सा लग रहा था, कांग्रेस को लग रहा था कि एक समीकरण उनके पक्ष में हो सकता था। जैसे आप मिल्कीपुर देखें तो वहाँ मुस्लिम वोटों के साथ अगर दूसरे कोई केमिस्ट्री बन जाती है तो वो सीट जीत सकती थी। इसी तरह से फूलपुर में कांग्रेस ये कह रही थी कि गांधी परिवार की परंपरा सीट रही है और नेहरू परिवार से जोड़ नहीं है, फूलपुर नेहरू सांसद रहे हैं। और फूलपुर सीट पे कांग्रेस इसलिए भी क्लेम कर रही थी कि वहां पे लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को अच्छा खासा वोट बढ़त मिली थी, करीब 18,000 वोटों की लीड थी। तो उनको लग रहा था ये सीट भी समीकरण के लिहाज से पक्ष में होगी। वहां भी मुस्लिम और ओबीसी वोट बहुत निर्णायक भूमिका में है और ब्राह्मण वोट, तो वो केमिस्ट्री कम होना चाहिए। मंझवा सीट में भी सारे प्लान धरा रह गए। हाँ, एक तरह से मंझवा सीट पे भी उसका स्ट्रेटजी थी कि ब्राह्मण, क्योंकि कांग्रेस से वहां पे आप देखें तो वह कांग्रेस के लिए भी मुफीद सीट रही। तो कांग्रेस इस तरह से ये 5 सीटों में से वो 3 सीटें ये समझ के चल रही थी कि अगर हमें 5 मिलेंगी तो ये 3 सीटें ऐसी होंगी जहां पे हम बहुत अच्छी फाइट देंगे और इसमें से कुछ सीटें जीत ले जाएंगे। तो है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी इस बात को बाखूबी समझ रही थी और समझते हुए उसने वो सीटें जहां पे कांग्रेस जीतने की संभावना ज़्यादा थी उन सीटों को ले लिया, क्योंकि यही वो उपचुनाव है जहां से 2027 की भूमिका तय होगी, सीट शेयरिंग का फार्मूला। अगर कांग्रेस यहां बेहतर प्रदर्शन कर जाती है, देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में 17 सीटें मिली कांग्रेस को। जो सीटें मिली उसमें अगर अमेठी रायबरेली छोड़ दें तो जो बाकी सीटें मिली ऐसी सीटें थीं जो कांग्रेस के लिए बहुत कंफर्ट जोन की सीटें, कंफर्ट जोन की नहीं थी, मगर मांगी तो कांग्रेस नहीं थी, इसमें हाँ, दो राय तो नहीं। मेरा कहने का मतलब है लिस्ट सौंपी थी जिसपे समाजवादी पार्टी ने कहा था कि आप लिस्ट जो सीट बताएंगे उसके साथ साथ अपने नेता भी बताना पड़ेगा कि किसके दम पर आप चुनाव लड़ने। यही बात तो है कि ये सारी चीजें, क्योंकि अखिलेश यादव ने ये दांव इसलिए चला क्योंकि वो जान रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या है। कांग्रेस दरअसल आखिरी टाइम में बार्गेनिंग ये बात हो रही थी, लेकिन जो 17 सीटें मिली हैं ये कांग्रेस की मर्जी के मुताबिक नहीं मिली, ये सपा की मर्जी के मुताबिक कांग्रेस को दी गई। जो कांग्रेस सपा ने चाहा वो किया और इस उपचुनाव में भी सपा ने जो चाहा और वक्त न समझे। आप देखिए लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की यात्रा उस वक्त अमेठी में आ गई थी, सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हो पाया। अखिलेश यादव लगातार कैंडिडेट घोषित कर रहे थे जब, और अखिलेश यादव को राहुल गांधी की अमेठी यात्रा में शामिल होना था और अखिलेश यादव नहीं गए थे क्योंकि उस वक्त तक सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हो पाया। तब राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से अमेठी की जनसभा में वहीं कहा था कि जल्दी से सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कीजिए और वो यात्रा
जो है अमेठी से लखनऊ भी नहीं पहुंच पाई थी कि कांग्रेस और सपा के बीच में सीट शेयरिंग तय हो जाता है, जिसके बाद अखिलेश यादव आगरा में उस यात्रा में शामिल होते हैं। और इस बार क्या हुआ, सीट शेयरिंग ऐसा मसला है जहां पर आके सारे नारे फेल हो जाते हैं, चाहे यूपी के लड़के हों, चाहे कोई भी नारा हो, कितना भी साथ वाली बात हो, मगर सीट शेयरिंग में आके बात फंस जाती है। इस बार उपचुनाव में भी क्या हुआ, अखिलेश यादव ने हरियाणा चुनाव के नतीजे तक इंतजार किया। जैसे ही नतीजे आए अखिलेश यादव ने वैसे ही दांव चलना शुरू कर दिया। आप एक दिन देर नहीं किया। आप देखिए 8 तारीख को नतीजे आए हैं, 9 तारीख को कैंडिडेट घोषित हो गए, पार्टी के 6 प्रत्याशियों की लिस्ट आ गई। अब आप सोचिए, इसमें भी कोई, मुझे लगता है आप इनकार नहीं करेंगे, कोई भी जानकार इनकार नहीं करेगा कि हरियाणा चुनाव का असर कहीं ना कहीं इस उपचुनाव पर और जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की जो बॉडी लैंग्वेज उस पर नजर आ रहा है। क्योंकि आप याद करिए, हरियाणा चुनाव से पहले अखिलेश यादव चाह रहे थे कि उनको हरियाणा में जगह दी जाए, वो उनको नहीं मिली। तो उन्होंने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया कांग्रेस को संभालने का, जैसे ही नतीजे आते हैं। बेशक बात यही बात मैं कह रहा हूं कि आप हरियाणा में कांग्रेस ने सपा को अपने अलायंस का हिस्सा नहीं बनाया, इसलिए उस वक्त तो अखिलेश यादव उस चीज को दबा के बैठ गए। लेकिन जब नतीजे आए, नतीजा ऐसा नहीं कि जो कैंडिडेट के नाम अखिलेश यादव ने घोषित किए वो सार्वजनिक उसमें नहीं थे, लगातार चर्चा में थे, बड़े दिनों से सारी बातें हो रही थी। कोई ऐसा उसमें एक नाम भी चौंकाने वाला नहीं है। थोड़ा सा फूलपुर को लेकर सीट पे मुस्तफा को, जहां पे कांग्रेस जिस सीट को मांग रही थी, आप देखिए दिलचस्प कहानी, जिसको मांग रही थी वहीं पे मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया। अब कांग्रेस चाह के भी वहां पे क्लेम नहीं कर सकती। अब बात आई मिल्की, दूसरा है मीरापुर। अभी जो खासतौर से मीरापुर पे कांग्रेस क्लेम कर रही थी, लेकिन कांग्रेस वहां पे भी समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट कल जो है कादिर राणा की बहू को उतार दिया है। तो अब कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। अब कांग्रेस के पास जो सीटें समाजवादी पार्टी ने दी है उसमें एक गाजियाबाद है और एक खैर। थोड़ा सा मुझे लगता है इन 2 सीटों पर भी बात कर लेनी चाहिए। गाजियाबाद और खैर दोनों ही जगह सीधे भारतीय जनता पार्टी से मुझे लगता है मुकाबला होगा कांग्रेस पार्टी का, अगर वो इस गठबंधन की जो बात हुई है उसको रजामंद होती है, तो अगर तैयार होती है तो। और अगर इन 2 सीटों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो गाजियाबाद की पहले बात कर लेते हैं। तो गाजियाबाद में पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी और अतुल गर्ग भारतीय जनता पार्टी के जीते थे ये चुनाव, और चुनाव में मानिए 1,06,000 वोटों के अंतर से करीब जीते थे, मतलब बड़ा मार्जिन था। और अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आखिरी बार कांग्रेस इस सीट को 2002 में जीती थी। सुरेंद्र प्रकाश गोयल यहाँ पर चुनाव जीते थे, और उससे पहले 1989 में जीते थे। मतलब आप समझिए कि पिछले 1989 के बाद से अगर आप देखें तो 13 साल बाद, हाँ 13 साल बाद नंबर आया, और उसके बाद अब 22 साल हो गए हैं। देखिए दरअसल कांग्रेस, आप देखिए कि अगर जिस सीट की आप बात कर रहे हैं गाजियाबाद, अब तक 18 बार चुनाव हुए विधानसभा के, वहाँ उपचुनाव उसको मिला के 18 बार में सिर्फ कांग्रेस 5 मरतबे जीती। और आप देखिए 2002 जो 22 साल पहले जो चुनाव है उसका भी अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच मात्र 4,000 वोटों का अंतर था। ऐसा नहीं कि बड़े मार्जिन से जीते हैं। मैं यही बात कह रहा हूं कि आप देखिए कि उसके बाद स्थिति क्या है। सुरेंद्र गोयल बड़े नेता हैं, वैश्य समुदाय से थे, वो बाद में 2004 में सांसद भी बने थे, तभी वो सीट खाली हुई थी। और समाजवादी पार्टी वो सीट कभी नहीं जीती। और वो 2004 में जब सुरेंद्र गोयल कांग्रेस से सांसद बन गए थे तो बाईपोल चुनाव हुआ था, और उस वक्त मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, तब ये बाईपोल में जो है सपा इस सीट को जीती है। सपा ने ऐसे ही देखिए सीट पर जीती है, हाँ निश्चित तौर पे 2012 में सुरेश बंसल जीते थे, मगर आप देखिए समाजवादी पार्टी का भी इस सीट पर बिल्कुल नामो निशान नहीं दिख रहा है। मैं यही बताना चाह रहा था कि जो गाजियाबाद की सीट है कांग्रेस के लिए एक बड़ी, देखिए 22 साल से तो ऐसे ही उस पर सूखा पड़ा हुआ है कांग्रेस का। पिछली बार लड़ी थी तो अब 35,000 डॉली शर्मा लड़ी थी तो पाई थी, वो थोड़ा सा प्रियंका गांधी ने रोड शो किया था, तमाम चीज़ें की थी। इसके बावजूद अभी 2022 में यहाँ चुनाव हुए थे तो यहाँ से सुरेंद्र गोयल के बेटे चुनाव लड़े थे, सुशांत गोयल लड़े थे और 11,000 वोट पाए थे। मतलब बीजेपी के प्रत्याशी को 1.5 लाख वोट मिले थे, कांग्रेस के सुशांत गोयल को 11,000 वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव में अतुल गर्ग जब चुनाव लड़े थे, अभी मैं 2024 का रेशन बताएं तो 1,37,000 जो है बीजेपी को वोट मिला है और 60,000 वोट जो है कांग्रेस को मिला है। तो 60 और आप देखिए कितना गैप है, 40 और 30 37, यानी कि 77,000 वोटों का गैप अभी भी बना है, और समाजवादी पार्टी का वहां तो आधार नहीं। तो अब मसला है कि गाजियाबाद सीट कांग्रेस अगर चुनाव लड़ती है तो किस तरह से हासिल कर पाएगी। एक लंबे समय से ना वहां कांग्रेस के पक्ष में समीकरण दिख रहा है, न कांग्रेस का पुराना इतिहास बता रहा है कि वो सीट उसके लिहाज से मुफीद है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी का कि भाई ये सीट वैसे हमारे लायक तो नहीं, कांग्रेस पार्टी को दे दो ताकि
कहने के लिए भी हो जाए कि इंडिया गठबंधन हम लड़ रहे हैं, हमने ऐसा नहीं कि कांग्रेस को सीट नहीं दिया, उस खाना पूर्ति की तरह हो गया। बिल्कुल वही वैसा ही हाल है जैसा हरियाणा में कांग्रेस कर रही थी, इनके आम आदमी पार्टी को हम देंगे लेकिन अपने हिसाब से मर्जी से देंगे, आपकी मर्जी से टिकट नहीं मिलेगी, सीट नहीं मिलेगी। तो यही तरह अखिलेश यादव ने किया कि अब देखिए खैर सीट में अब तक के इतिहास में 16 बार चुनाव हुए हैं। 1962 में ये सीट वजूद में आती है, 1962 से लेकर 2022 तक 16 बार चुनाव होते हैं और उन 16 बार चुनाव में 3 बार कांग्रेस जीतती है महज। पिछली बार वहां 1514 वोट कांग्रेस प्रत्याशी को मिलता है 2022 के चुनाव में। बिल्कुल 2022 के चुनाव के नतीजे में बता दूं, बीजेपी के अनूप सिंह को यहां पर 1,39,000 वोट मिले थे। बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी जिनकी चारू कैन को 65,000 वोट मिले थे, और जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं वो चौथे नंबर पर थी, उनकी मोनिका को 1500 वोट, 1514 वोट। मतलब कि आप मानिए कि बहुत ही बुरा हाल। तीसरे नंबर पर आरएलडी थी। आरएलडी अब बीजेपी के साथ है, तो ये सीट भी कितनी अभेद दुर्ग सी दिख रही है। देखिए ये ऐसी सीट है जो ये एससी सुरक्षित सीट है। आप समाजवादी पार्टी का आज तक इस सीट पे खाता नहीं खुला, एक चीज जान लीजिए। तो खैर सीट ऐसे भी सपा की, दोनों ही सीटें वैसी हो मैं वही बता रहा था कि खैर सीट भी कांग्रेस सपा के लिए कभी मुफीद नहीं रही। जिस यहां तक कि 2012 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करती है, सत्ता में आती है, लेकिन खैर सीट पे जमानत जब्त हो जाती है। 2012 की बात बता रहा हूं, 12 आरएलडी जीती थी। हाँ, जमानत जब्त हो गई थी समाजवादी पार्टी की इस सीट पे। एक चीज, दूसरी चीज यह है खैर सीट पे जो समीकरण है वो वहां जाट वोट बहुत है, जाट और दलित। आप देखिए 2012 का जिक्र कर रहे थे तो मैंने खोल लिया है, तो वहां से गुरविंदर सिंह लड़े समाजवादी पार्टी से, उनको 7682 वोट मिले। मैं वही बता रहा हूं आपको, मैं ये उंगली पे है आपको बता रहा हूं, जमानत जब्त हो गई थी सपा की। आप समझ लीजिए कि जिस समय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की लहर थी, उसके बावजूद उस सीट पे अगर 7000 वोट महज मिलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का उस सीट पे क्या समीकरण होंगे। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो खैर सीट भी सपा की। दूसरी तरफ कांग्रेस का, कांग्रेस आखिरी बार 1980 में चुनाव जीती थी खैर में। 1980 से लेकर अब तक 44 साल हो चुके हैं। शिवराज सिंह कांग्रेस पार्टी के जीते थे 1980 में आखिरी बार, और 1974 में पहला चुनाव हुआ इस सीट पर। अब आप सोच लीजिए, तो अब आप समझिए उसके बाद से लेके अब तक क्या स्थिति है। 44 साल हो गए, कांग्रेस का यहाँ खाता नहीं खुला। कांग्रेस का लगातार इस सीटों पे प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है। और आप देखिए कि 2024 के चुनाव में थोड़ा सी स्थिति बदलती। लोकसभा चुनाव में यहाँ से अलीगढ़ से सपा के जो है जाट उम्मीदवार चौधरी विजेंद्र सिंह चुनाव लड़ते हैं, और वो यहाँ से लड़ते हैं तो उनको 95,000 कुछ वोट मिलते हैं। और वहाँ से बीजेपी के जो कैंडिडेट होते हैं गौतम, उनको 93, यहाँ 1415 वोटों का अंतर है। कुछ बस 1400 कुछ वोटों, 49 वोटों का अंतर इस सीट पे रहा है दोनों के बीच में यहाँ बढ़त। तो सपा इस उम्मीद में मान रही है कि ये सीट इतनी मुफीद हो सकती है। थोड़ा सा बताएं, चारू जो कैंडिडेट थी, चारू दलित समुदाय से आती हैं, लेकिन उनकी शादी जो है वो जाट परिवार में हुई है, इसलिए वो वहां पे बेहतर प्रदर्शन कर ले जाती हैं। और वो बसपा से चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार वो पाला बदल के कांग्रेस में आ गई हैं, और मुझे लगता है अलका लामा ने उनको कांग्रेस में शामिल कराया है। कांग्रेस उनको लड़ाने की तैयारी है। अब वो है कि क्या चारू लड़ती हैं तो क्या वो जाट वोटों को जोड़ पाएंगी, वो भी तब जब आरएलडी के साथ अलायंस में है बीजेपी, और बीजेपी बिना आरएलडी के अलायंस के वो सीट बीजेपी जीतने में कामयाब रही है, बड़े अंतर से। हाँ, बड़े अंतर से मैं कह रहा हूं। और लगातार 3 बार से चुनाव जीत रही है। 2017 से लेकर 2022 3 चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी खैर में जीती है। तो कुल मिला के आप देखें, चाहे वो गाजियाबाद हो या खैर, दोनों सीटें कांग्रेस मतलब पुराना ऐसी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी का बिल्कुल वजूद नहीं अगर देखा जाए, और उसने वो कांग्रेस के पहले डाल दी है, जहां कांग्रेस का भी परफॉर्मेंस वहां पर बहुत ही खराब रहा है पिछले 10-20-50 सालों में। तो अब बताइए, ऐसे में आप जो है सीट शेयरिंग में 2 सीटें लेके अगर चुनाव लड़ते हैं, भाई जो स्थिति अभी दिख रही है, जो पैटर्न दिख रहा है, उसमें तो जीतने की मुझे संभावनाएं फिलहाल नहीं दिखती। लोहे के चने चढ़ावा जैसा है। और ऐसे में आप लड़ते हैं, हार जाते हैं। राजनीति है, लोकतंत्र है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो समीकरण बता रहा है वो है, जो आंकड़े हमारे सामने हैं, तो ऐसे में अब आप सोचिए कि आप लड़ते हैं, अगर इस पे आपके नतीजे परफॉर्मेंस से मान लिया कांग्रेस के पक्ष में नहीं होते, तो कल के समाजवादी पार्टी कहेगी हमने 2 सीटें आपको दिया था, आपने दोनों में परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, लेकिन हमने बाईपोल में 9-7 में लड़ा और 7 में हमने 5 जीत लिया। तो आप तो 0 पे है, आपका 100% ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, मेरा देखिए इतना परसेंट का है। तो यही एक आधार होगा जो 2027 में एक तरफ खाने वाला मामला हो गया है कांग्रेस पार्टी के लिए, कि अगर गठबंधन तोड़ेंगे तो खराब मैसेज जाएगा पूरे देश में कि हरियाणा के बाद देखिए पूरी। अखिलेश यादव यहाँ पे वही दांव खेल रहे हैं जो मुलायम सिंह यादव दांव खेला करते हैं।
मुलायम सिंह यादव का एक धोबी पछाड़ दांव था। जो अखिलेश यादव बार बार एक बात दुहाई देते हैं कि मैं तो इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहता हूं, लेकिन आप कांग्रेस को दे क्या रहे हैं? यानी कि आप चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि इस गठबंधन के टूटने का जो श्रेय है या क्लेम है वो इल्जाम मेरे ऊपर ना आए, ये इल्जाम कांग्रेस पे जाए। और आप देखिए पिछले, अगर मैं बात करूं सौरभ भाई एक हफ्ते की, तो एक हफ्ते में 7 से 8 मरतबे जो है अखिलेश यादव ये बात कह चुके हैं कि मैं इंडिया गठबंधन में बना रहना है और इंडिया गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। मुलायम सिंह यादव का चरखा दांव व धोबी पछाड़ दांव भी कहा जाता है। तो ये वही दांव है जहां से वो दरअसल, ये भी देखिए सपा की भी अपनी सियासी मजबूरी है। वो ये बात जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो जिस जमीन पे खड़ी है वो जमीन कभी कांग्रेस की हुआ करती थी। अगर कांग्रेस दोबारा से उभर गई तो अखिलेश यादव के लिए भविष्य में चुनौती हो सकती है, समाजवादी पार्टी का, भविष्य में उनको चिंता हो सकती है। अखिलेश यादव इस वजह से बहुत अलर्ट पोजीशन में है, और वो क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है तो सीट शेयरिंग से लेकर हर चीज की बार्गेनिंग की पावर उनके पास है। वो अपने हिसाब से अपने रहमो करम पे जो चीजें कांग्रेस को दे रहे हैं, कांग्रेस यहाँ सबसे निचले पायदान पे है। मेरा सवाल अब ये है कबूल जी कि यूपी में चलिए जो होना है वो हो रहा है, 2 सीटें कांग्रेस को मिलती दिख रही हैं, तैयार होते कि नहीं होते देखने वाला होगा, मगर मुझे नहीं लगता कोई और ऑप्शन है, तैयार होना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र में क्या होगा? क्योंकि महाराष्ट्र में फिर बड़ा भाई हो जाएंगे कांग्रेस, जैसे यहाँ समाजवादी पार्टी है वहाँ गोटी उनके हाथ में होगी, तो क्या इसका असर महाराष्ट्र में भी पड़ेगा? देखिए 12 सीटें मांग आपने एकदम बहुत सही कहा कि कांग्रेस, देखिए समाजवादी पार्टी जो है महाराष्ट्र में खासतौर से उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद से महाराष्ट्र पे उसकी नज़र खासतौर से फोकस है। उसके पीछे रीजन ये कि वहाँ पे समाजवादी पार्टी 1 से 2 विधायक हमेशा उसके जीतते रहे जी, पिछली बार अभी भी 2 विधायक, अभी भी रिसेंट में 2 विधायक, इससे पहले 1 विधायक थे और उससे पहले 4 विधायक रहे हैं। तो बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे लगता है 4 थे 2009 में 4 थे, हाँ वही सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस सपा का रहा है। तो सपा का आधार रहा है, लेकिन सपा का आधार कहाँ रहा है? वो वहां पे मुस्लिम बेल्ट में रहा है। और इस बार भी आप देखिए अबू आसिम आजमी उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस बार वो 12 सीटों की डिमांड की है। 12 सीटें वही सीटें हैं जहां पे मुस्लिम वोट बहुत निर्णायक भूमिका में हैं, और वहीं पे कांग्रेस जो है चुनाव लड़ती रही है। आज इत्तेफाक से ये है कि या कहो संयोग कहें या प्रयोग कहें, आज ही अखिलेश यादव महाराष्ट्र के दौरे पर निकल भी रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि 12 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी ये समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में सीट मांग रही थी लेकिन नहीं दिया। अब वहां पे कांग्रेस, दरअसल वहां पे 2 ध्रुवीय चुनाव है, या बीजेपी एक तरफ जो है एनडीए गठबंधन है जिसमें जो है खासतौर से बीजेपी है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, अजित पवार की एनसीपी है। दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस है, कांग्रेस के साथ जो है वो शरद पवार की एनसीपी है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी है। तो कुल मिला के ये 2 अलायंस हैं, इनके बीच ही मुख्य मुकाबला है। अब जो है समाजवादी पार्टी इस बात को जान रही है कि वो अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए कोशिश में है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ शामिल हो जाए और उसके साथ वो सीटें, लेकिन उसने सीटों की डिमांड 12 की है। और मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से कांग्रेस ने जो तय किया है वो 4 से 5 सीटें जो है दे सकती है, और बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो 6 सीटें तक जो है कांग्रेस बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक 25 से 30 सीटें बची हैं जहां पे सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होना है जो महाविकास अघाड़ी के उसमें अलायंस के बीच में, जिसमें से 25 सीटें विदर्भ की हैं, बाकी सीटें 8 सीटें जो है वो मुंबई इलाके की हैं। और मुंबई और ये जो खास तौर से भिवंडी का इलाका है, ठाणे के इलाके का, उस इलाके की हैं। और वो सीटें जो हैं 8 सीटें वही सीटें हैं जहां पे समाजवादी पार्टी सीटें मांग रही है। जैसे भिवंडी की 2 सीटें, वहां समाजवादी पार्टी दोनों सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है क्योंकि एक समय उनके दोनों विधायक रहे हैं, तो वो मांग रही है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ऐसा है कि आज आपके 1 विधायक हैं, एक आप लड़िए ईस्ट सीट पे, और पश्चिम जो भिवंडी सीट उस पर हम लड़ेंगे, ये चल रहा है। तो मुझे लगता है 2 में से एक का हो सकता है। इसी तरह से महाराष्ट्र में जहां पे अभी खास तौर से जिस सीट पे अबू आसिम आजमी हैं, एक वो, दूसरी सीट जो है सोरा भास्कर के जो पत्नी हैं फहद जो है वो लड़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि एक सीट उनको दी जा सकती है। एक सीट, क्योंकि फहद जो जिस सीट पे लड़ना चाहते हैं वो नवाब मलिक वाली सीट है जहां से नवाब मलिक चुनाव लड़े थे, तो एक सीट ये है। कुल मिला के मुझे लगता है कि उनको मुंबई में 2 सीटें दी जा सकती हैं। एक जो है वो धुले की सीट है और मालेगांव की सीट मांगते हैं, तो कुल मिला के 5-6 सीटें हैं जहां पे वो सीटें उनको मिल सकती हैं। मुझे लगता है क्योंकि समाजवादी पार्टी का इन सीटों पे थोड़ा सा ग्राफ रहा है, उत्तर भारतीय वोटर भी है, मुस्लिम मतदाता भी हैं, तो मुझे लगता है इस लिहाज से 5 सीटें ऐसा लगता है कि कुछ असर हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के समीकरणों को उधर आए। मगर हरियाणा में जिस तरीके से अखिलेश यादव को साथ नहीं लिया था और हरियाणा में उसका नुकसान कुछ लोग कहते हैं, जानकार कहते हैं, हुआ है कांग्रेस पार्टी को, तो अब लगता है आगे के लिए चीजें ठीक रहे तो महाराष्ट्र में कांग्रेस बीच का रास्ता निकालेगी। देखिए हरियाणा में जो नुकसान हुआ है, निश्चित तौर पे हरियाणा में सपा का अपना एक कोर वोट बैंक, यादव समुदाय का वोट बैंक है और खास तौर से यादव है। अगर मुझे लगता है समाजवादी पार्टी वहां लड़ती
तो कुछ इफेक्ट हो सकता है। अगर नहीं लड़ी और अखिलेश इसमें यादव अगर जानकारों प्रचार के बीच करते, मतभेद है, वो हाँ फर्क दो चीजें, कहते हैं कि अखिलेश भाई- यादव अगर प्रचार में जाते, अगर वो प्रचार भी कर देते, तो मुझे लगता है यादव वोटों में थोड़ा सा झुकाव हो जाता। खासतौर से लोकसभा चुनाव के बाद यादव समुदाय के के बीच अखिलेश यादव की थोड़ा सा ग्राफ नहीं, बढ़ा मगर है। इस पर जानकारों के बीच बहुत तगड़ा मतभेद हाँ। है, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव से लेकर तेज प्रताप यादव से लेकर सबकी अपील आई थी, और उनके दामाद जी वहां से चुनाव लड़ रहे थे, चिरंजीव राव अजय यादव के बेटे, मगर वो नहीं जीत पाए। तो लोग कहते हैं कि भाई हरियाणा में फर्क हो जाता है, उत्तर हो प्रदेश सकता के है। यादव अलग सोचते हैं, नहीं हरियाणा के नहीं, यादव ये अलग बात तो सोचते हैं। हमेशा उत्तर प्रदेश हरियाणा का जो यादव है वो अपने आप को उत्तर प्रदेश से सुपीरियर यादव समझता रहा है। एक बड़ी चीज, यादव महासभा का पहला गठन रेवाड़ी में होता है, तो यादव अपने आप को, और वो यादवों की एक विरासत का गढ़ माना जाता रहा है, वहां राजशाही यादवों की रही है, बिल्कुल। तो वो एक रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए वहां हाँ, नेतृत्व राव इंद्रजीत सिंह का दिखता जो है। अपना दबदबा है, दबदबा या दिखता कैप्टन अजय यादव का भी एक राव, वो भी फैमिली है, तो वो उसी फैमिली से निकले हुए हैं, तो दबदबा है। तो मुझे लगता है एक चीज ये है। दूसरी चीज एक और बात मान लीजिए कि एक चीज और है, हरियाणा में निश्चित तौर हो सकता है लड़ते, क्या होता क्या ना होता वो नतीजा अलग बात है, लेकिन महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का जो कुछ भी आधार है वो मुस्लिम वोट बैंक पे टिका हुआ आधार है। अगर मुस्लिम वोट बैंक है, अब मुस्लिम वोटिंग पैटर्न, क्या अखिलेश यादव के अलग चुनाव लड़ने पे वो बिखराव होगा, या फिर वो समाजवादी पार्टी के, वो कांग्रेस, इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ लोकसभा की तरह मजबूती से खड़ा रहेगा, एक बात। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि अबू आसिम आजमी का अपना ग्राफ है, कुछ सीट पे वो चुनाव लड़ते हैं, जहां पे लड़ते मालेगांव से वो लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, तो ऐसे में मुझे लगता है कि थोड़ा सा इफेक्ट अबू आसिम आजमी का है, खासतौर से क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम मतदाता हैं वो वहाँ बड़ी संख्या में रहते हैं, वो जहाँ रोजगार से गए हैं, जाके बस गए हैं, तो उनका आना जाना परिवार से नाता है। और उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में, वो वही चीज़ है जिससे अखिलेश यादव महाराष्ट्र में अपनी जड़ें जमाना चाहते हैं, और उसमें उनकी नज़र जो है मुस्लिम वोट बैंक पे है। बिल्कुल है। अब कांग्रेस पार्टी क्या करती है उत्तर प्रदेश में, ये 2 सीटें मिल रही उनको लेकर, और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी कांग्रेस क्या देती है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जो भी अपडेट आता है आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।